पूछता है क्या हाल है, हम बोलते बैंड बजी हुई है। अच्छा। क्योंकि अगर आप शेयर बाजार घट रहा है तो उस समय आप खुश नहीं रह सकते। अगर आप रियली शेयर बाजार के अंदर है तो अगर आप खुश हैं उस समय यही कर रहे हैं, मतलब कि या तो आपको उतना इन्वेस्टमेंट नहीं है या आप उसको लेकर सीरियस नहीं है। तो पहली बात है कि मार्केट घटता है तो सबको खराब लगता है। इतना खराब नहीं लगे कि घटे हुए बाजार में शेयर छोड़ दे। हाँ, ये खराब लग रहा है, बहुत खराब लग रहा है, खाना थोड़ा कम खा रहे हैं, कभी पानी पी लिया, ज्यादा कुछ कर लिया, ग्रीन टी पी लीजिए, लेकिन शेयर को मत छोड़िए। तो खराब लगने का भी एक लिमिट होता है, इतना खराब नहीं लगे। बहुत जगह मुझसे तो स्ट्रेस नहीं लिया जाएगा, तो बिना स्ट्रेस फ्री तो कोई अमीर हुआ ही नहीं है। अगर आपको अमीर होना है तो थोड़ा स्ट्रेस तो लेना पड़ेगा, नहीं तो आप किसी अमीर लड़की से शादी कर रहे हैं या एज्यूम करें, ये जो नायाब आइडिया है ना, ये गजब है। या एज्यूम करें कि आपके इनहेरिटेंस में आपको कुछ मिल जाए। मतलब अगर लोग ये कहते हैं कि आप हो सकता है गरीब पैदा हुए हो, उसमें आपकी कोई गलती नहीं है, लेकिन अगर आप शादी वादी गरीब हो तो आपकी गलती है। मतलब वही वाला फॉर्मूला नहीं है ये तो ऐसे नहीं है। ससुर गरीब नहीं होना चाहिए। नहीं, ससुर भी गरीब हो गया, लेकिन अगर आप में दम है तो आप अमीर हो जाएंगे। अगर जोक से पार्ट है उसको सीरियसली मत लीजिएगा। तो इस समय मान लीजिए आप कह रहे हैं कि इतना स्ट्रेस नहीं लेना चाहिए, तो आप कैसे मतलब मार्केट को इस समय किस तरह से अप्रोच कर रहे हैं? नहीं, मुझे लग रहा है अगर आप बहुत खराब लग रहा है, अगर आप बहुत अच्छा लग रहा है, पिक्चर देखें, मतलब 30,000 फीट ऊपर उठ जाए और ऊपर से देख रहे हैं, एक तेजी आई कोविड के बाद, लोगों ने प्रिंट किया पैसा, तेजी बढ़ गई। मैं एकदम छोटे में आपको बता रहा हूँ हो क्या रहा है। इन्फ्लेशन आया, लोगों ने बोला भाई इन्फ्लेशन रोको रोको रोको, रिसेशन आ जाए, 2 क्वार्टर आ जाएगा, 2 क्वार्टर के लिए रिसेशन आ जाएगा, इंटरेस्ट रेट बढ़ जाएंगे, उसके बाद क्या, यही फेड आकर इंटरेस्ट रेट काटेगा, फिर तेजी वापस स्टार्ट होगी। लेकिन क्योंकि हम हर एक दिन इतना इन्वॉल्व हो जाते हैं उस दिन के साथ, हमें लगता है ये मंदी हर वक्त के लिए है या ये तेजी हर वक्त के लिए। हम लोग सब करते हैं, मैं भी करता हूँ ऐसे ही। लेकिन अगर आप बिग पिक्चर देखेंगे तो मुझे लगता है अगले साल अच्छी तेजी आएगी, और शायद वो तेजी स्टार्ट भी हो गई है। क्योंकि रिसेशन में अमेरिका अपनी इकोनॉमी को नहीं रख सकता। अमेरिका चाइना नहीं है, अमेरिका रशिया नहीं है। अमेरिका डेमोक्रेसी है जहां पे वोट मिलता है इकोनॉमी पे, इन्फ्लेशन पे और गैस के क्या प्राइस है उसके ऊपर। तो 2 क्वार्टर रिसेशन हो जाए, अगर अपने आप हो गया नहीं हो, कोई बड़ी बात नहीं है कि अभी वाली मीटिंग में 75 के बजाय 50 ही काट दे वो। ये भी हो सकता है। कोई बड़ी बात yes. उनका ऑब्जेक्टिव क्या है? ऑब्जेक्टिव है रिसेशन लाना। रिसेशन लाना ऑब्जेक्टिव नहीं है, उनका ऑब्जेक्टिव है डिमांड तोड़ना, क्योंकि सप्लाई तो हम क्रिएट कर नहीं पा रहे हैं एज अ फेडरल रिजर्व। तो क्या भाई डिमांड तोड़ दो, तो अपने को डिमांड अपने आप टूटे, मैं तोड़ू, कोई भी तोड़े, बात हो गई ना खत्म। फिर तो क्या है? तो मुझे लगता है कि ये एक पासिंग फेज है, इसके बाद फिर इंटरेस्ट रेट कट होंगे, फिर थोड़ा सा मोमेंटम आएगा और चलता रहेगा ऐसे। तो कुछ लोग कह भी रहेंगे हो सकता है 23 की शुरुआत से ही रेट कट का फिर दौर शुरू हो करना पड़ेगा ना, बिकॉज 24 में इलेक्शन है। तो फिर इलेक्शन के पहले तो मंदी का बाजार नहीं रह, पॉलिटिक्स हर जगह हावी हो जाती है। फादर है हर चीज की। देखिए जैसे हमारे लिए खेती है ना, हमारे देश में कि किसान कभी गरीब नहीं हो सकता। अमेरिका में 48% लोग शेयर बाजार में इन्वेस्ट करते हैं, तो वहाँ शेयर बाजार पैरामाउंट है। भारत में जो है ना किसान गरीब नहीं हो सकता, होने भी नहीं चाहिए, वैसे वहाँ पे शेयर बाजार वाले नहीं हो सकते। 48% लोग इन्वेस्टेड है, बताइए कैसे गरीब हो सकते हैं। तो सर ये बताइए कि क्या बॉटम बन गया यहाँ पे, लोग खरीदारी शुरू कर दिया आपने? नहीं, बॉटम तो मुझे लगता है कि ढूंढना भी नहीं चाहिए। नहीं, आपको पता ही नहीं चलेगा। पता ही अगर आपको लगेगा 15,800 में बॉटम है तो 15,100 चला जाएगा। सर इससे पहले क्या आप एक्सप्लेन करें मुझे, बताइए जो लेफ्ट आउट की फीलिंग होती है, अरे मिस कर गए यार, बॉटम बन गया था हमको पता ही नहीं चला, ये हर बार गलती होती है। तो बॉटम किसी को पता नहीं चलता ना बॉटम ना टॉप। इस बीमारी का इलाज क्या है? नहीं, इस बीमारी का इलाज है आपको 3 साल आगे देखना। आपने कंपनी लिया जिसकी अर्निंग्स 3 साल में डबल होगी, आपको 3 साल आगे देखना है कि 3 साल में मेरी कंपनी की अर्निंग्स डबल होगी। अब वो बॉटम हो या टॉप हो, आपको कोई दिमाग नहीं लगाना है। हम लोग भी ये सब कई बार शॉर्ट टर्म प्राइस मूवमेंट से कंफ्यूज होते हैं, लेकिन अगर 3 साल बाद आपकी कंपनी की अर्निंग्स डबल हो रही है तो शेयर का भाव डबल होगा। सिंपल, सिर्फ बहुत वही फोकस। अर्निंग इज द की। अर्निंग इज द की। इस वक्त पे बाइंग एकदम शुरू कर दें? नहीं, अगर आपका 2 साल का व्यू है, 1 साल का व्यू है तो शुरू कर दीजिए। अगर आपका 3 महीने का व्यू है तो किसी को नहीं पता, फिर तो ये सिक्का उछालने वाली बात हो गई। बिकॉज 3 महीने में एक बार और नीचे आ सकता है, ऊपर जा सकता है, किसको क्या पता चलेगा। बट हाँ, अगर आप कनपट्टी पे बंदूक रख के मुझे बोलेंगे कि बताओ भाई क्या करना है, तो मैं बोलूंगा भाई 3 महीने के व्यू से भी आप बाइंग कर लीजिए। मुझे लगता है बॉटमिंग आउट हो गया। युद्ध जो चल रहा है इसका चिंता करनी चाहिए इसकी। मुझे लगता है युद्ध लंबा चलेगा। रशिया के इंटरेस्ट में हर एक दिन में वो क्रूड तो $100 पे बेच पा रहा है ना लड़कर, तो क्यों ना लड़े। अगर लड़ाई खत्म कर देंगे तो $60 हो जाएगा क्रूड।
तो मुझे लगता है ये कोई गेम प्लान है ना, क्या है ये, लंबा चलेगा। और अच्छा हुआ बोरिस जॉनसन वहां से गया है, वो भी लड़ा रहा था इन लोग को। अमेरिका का काम है लड़ाई में अपना हथियार बेचना। अमेरिका, फ्रांस और यूके, ये 3 ऐसे देश है जो ज्यादा आर्म्स एक्सपोर्ट के ऊपर टिकते हैं। तो उसमें 1 विकेट तो गिर गया आज। तो यानी युद्ध लंबा चलेगा और ये जो 3 हथियार बेचने वाले गुस्से से एक आज इस्तीफा देने बाहर ही हो गया। अब चलिए मैंने मान लिया कि बसंत सर ने कहा है कि ये सब दिमाग मत लगाओ, बाहर चीजों में देखो, इधर देखो जिधर आपको लेना है, रोज डाउन थोड़ी खरीदना रोज। तो आपने कहा अर्निंग जो है की होती है, तो आप कैसे चुनते हैं शेयर? मतलब अगर मान लिया आपको कोई शेयर खरीदना है जी, तो आप सबसे पहले क्या देखते हैं उसमें? नहीं, पहले काफी चीजें होती है जो प्रेडिक्टेबल नहीं है। फॉर एग्जाम्पल हमने 1.5 साल पहले मेटल में लिया था, पैसे भी बने, टॉप में तो बिका नहीं, नीचे गिरा तो फिर बेचे। वो कभी प्रेडिक्टेबल ही नहीं होता है, बहुत मुश्किल है उसमें 3 साल के बाद क्या होगा क्या नहीं होगा बोलना। फॉर एग्जाम्पल आप ऑयल एंड गैस अगर HPBP ले लेंगे, वो प्रेडिक्टेबल नहीं है, बिकॉज गवर्नमेंट है और गवर्नमेंट काम करती है वेलफेयर मोटिव से, शेयर होल्डर को चाहिए प्रॉफिट। तो पहले क्या प्रेडिक्टेबल है, कौन सा सेक्टर वो देखें। जैसे कंज्यूमर बहुत सिंपल प्रेडिक्टेबल है, आज से 20 साल बाद भी आदमी लक्स का साबुन और लाइफ बॉय यूज करता रहेगा। फार्मा जो जेनेरिक फार्मा है वो फिर भी प्रेडिक्टेबल है। IT सर्विसेज प्रेडिक्टेबल है, अमेरिका में जितना इनोवेशन होगा, ग्रोथ होगा, IT में यहाँ पे आएगा। तो पहले अगर आप प्रेडिक्टेबल कर रहे हैं, क्योंकि प्रेडिक्टेबिलिटी हमको इसलिए चाहिए क्योंकि हमको वो कंपनी ढूंढनी है जो 3 साल बाद अर्निंग्स डबल करेगी। तो वो कंपनियों में उसी सेक्टर में ढूंढे जहां वो प्रेडिक्टेबल अर्निंग्स आती हो। जिस सेक्टर में प्रेडिक्टेबल नहीं है अर्निंग्स, वहां पे आप ढूंढने भी जाएंगे तो गलत हो जाएगा आंसर। तो इस ढंग से अगर आप देखेंगे तो अभी इस मार के बाद थ्रिल नहीं आता, मजा वो थोड़ा चाहिए ना। नहीं, लेकिन बात तो सही है, मजा तो सबको चाहिए। अब मैं ये नहीं बोल रहा मजा चाहिए तो कैसीनो जाओ, लेकिन या तो देखिए मजा तो सजा भी। किसी ने बोला है कि इन्वेस्टिंग शुड बी एज बोरिंग एज वॉचिंग पेंट ड्राई या सीइंग ग्रास ग्रो। मतलब घास उगते आप देख सकते हैं क्या रोज खड़े खड़े सुबह से 24 घंटा, यार उगी नहीं रही है मेरी घास। तो इतनी बोरिंग हो। और एक है कि जो कंपनियां बड़ा पैसा बनाती है वो मार्केट के साथ नहीं चलती। निफ्टी 400 पॉइंट डाउन होगा तो वो कंपनी आपकी सिर्फ 1% डाउन होगी, निफ्टी 400 पॉइंट ऊपर होगा तो शायद वो कंपनी 1.5% ऊपर होगी, क्योंकि उसका मार्केट से लिंकेज कट गया। इसका मतलब कि पॉपुलर नहीं है वो स्टॉक। तो अगर आपकी कोई कंपनी है जो बढ़ नहीं रही है, घट नहीं रही है, लेकिन अगर आप श्योर है कि उसकी अर्निंग्स आएगी तो कोई नहीं रोक सकता उसको, ये बात तो पक्की है। लेकिन बात थ्रिल की है तो थ्रिल तो नहीं है भाई, ये बात तो सही है। घास को उगते हुए देखिए, पेंट होते हुए देखिए, इन्वेस्टिंग इज बोरिंग, बट जो बोरिंग है ना वही बहुत पैसा बना के देगा, राइट सर? जी। तो आप कह रहे हैं कि प्रेडिक्टेबिलिटी, जैसे मेटल में बहुत प्रेडिक्टेबिलिटी नहीं है ना, सिक्लिकल है। ऑयल एंड गैस में पता नहीं कब ओपेक वालों का क्या मूड हो जाए, क्या कर दें, या इवन विंडफॉल लगा दें। विंडफॉल क्यों लगा दिया भाई? विंडफॉल लगा दिया बिकॉज गवर्नमेंट को लगा कि अब भाई देखिए गवर्नमेंट के फाइनेंसेस तो है खराब। 2024 तक इनको इलेक्शन में वापस आना है, इलेक्शन मोड में आने के लिए वेलफेयर स्कीम्स लानी है। अब इनको जहां पैसा नजर आएगा ये वहां से लेंगे, बिकॉज इनको लगता है कि हम पब्लिक वेलफेयर स्कीम में थोड़ा स्पेंडिंग ज्यादा बढ़ाएं और फाइनेंसेस बिना खराब किए हुए। तो मुझे लगता है वो कारण से लगाया गया वेलफेयर विंडफॉल। अच्छा, एक शेयर का मैं नाम लेता हूँ, मतलब वो इन्वेस्टिंग के लिए नहीं है, आप लोग उदाहरण के लिए समझिए। ONGC जैसे मान लीजिए, तो अभी उसके जो टैक्स के सबसे बड़ा अधिकारी उन्होंने कहा कि जब ये मतलब उस समय 110-12 पे चल रहा था क्रूड, बोला ये $40 नीचे जाएगा तो मैं विंडफॉल हटा दूंगा। मतलब $70 की बातें कर रहे हैं वो। अब अगर वो नीचे जाएगा तब आप विंडफॉल हटाओगे तो उसका रियलाइजेशन ही नहीं बनेगा, और ऊपर तो विंडफॉल लगा रखकर बेचारे कमाएंगे कब? नहीं, ONGC, HPCL, BPCL ये लिस्टेड कंपनियां नहीं है, ये गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स हैं जिनको लोग लिस्टेड करके रखे हैं। एक्चुअली इन्वेस्टर के पर्सपेक्टिव से मुझे ये लगना चाहिए कि ये गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है। और उसको उस ढंग से ही चलाया जाता है कि भाई वेलफेयर मोटिव, गवर्नमेंट को इंटरेस्ट नहीं है ONGC से पैसा कितना डिविडेंड से आए। गवर्नमेंट तो कभी ONGC को इसका स्टेक बेच देती है, कभी क्रॉस उसको स्टेक बेच देती है। तो ये कंपनी सेवा के लिए है, सेवा के लिए। और आपको लेना क्यों है, मतलब क्यों लेना है ONGC आपको? इतने 500 कंपनियां लिस्टेड है, इतनी मोटी मोटी कंपनियां, क्यों आपको जाके उसी ONGC में लेना है जहां कल को कोई गवर्नमेंट कोई भी न्यूज निकाल दे? आप वो कंपनियां लीजिए ना जहां प्रेडिक्टेबिलिटी है, वही वाली बात है ना कि जहां कुछ भी अचानक नहीं हो सके। तो मुझे लगता है फिर ठीक है, बट ये सब कंपनियों में प्रॉब्लम तो आएगी आज। अच्छा, प्रॉब्लम नहीं भी आएगा ना वाजपेयी जी, होएगा क्या? ये अर्निंग्स भी दिखा देंगे ना, इनको PE एक्सपेंशन नहीं मिलेगा।
बिकॉज मार्केट हर वक्त डरा हुआ रहेगा भाई, आज मैं इसको 5 के बजाय 20 का पी दे दूं तो कल पता नहीं फिर कौन सा इंजेक्शन लगेगा इसको, तो इसको पी एक्सपेंशन नहीं मिलेगा, ईपीएस जो भी दिखा दे। एक कंपनी है सर, वो नाम लेने की जरूरत नहीं, लोग जानते हैं 2 से कम के मल्टीपल पे है, वो कितनी बड़ी है, इतना 15% का डिविडेंड, कोई छू नहीं रहा उसको। और ये आप सही कह रहे हैं, विभाग है वो सरकारी नहीं, मतलब छुएगा नहीं ना, बिकॉज ये अच्छा। प्लस एक और बात है कि फॉर एग्जांपल मैं आपको एक और स्टॉक बोलता हूँ, जैसे एनएमडीसी। हाँ, एनएमडीसी उसके अंदर स्टील प्लांट है, ये है, तो हम जब सम ऑफ पार्ट करते हैं ना, लगता है बहुत अच्छा है, ये वैल्यू, बट वैल्यू वही लीजिए जो 2 साल बाद वैल्यू नहीं रहे। अगर आपने ऐसा वैल्यू स्टॉक लिया जो 3 साल बाद भी वैल्यू स्टॉक है, तो आप पैसा नहीं बनाएंगे। आपको पैसा उसी स्टॉक में बनेगा जो आज वैल्यू है और 3 साल बाद वैल्यू नहीं रहे, बिकॉज वैल्यू नहीं रहेगा। और वैल्यू क्यों नहीं रहेगा, उसके लिए कैटलिस्ट चाहिए। क्या कैटलिस्ट आएगा जो बाजार को समझाएगा कि अब इसको वैल्यू स्टॉक मत रखो, इसको महंगा करो। तो अब सस्ता स्टॉक तभी ठीक है। सर, आप वैल्यू स्टॉक लेते हैं कि ग्रोथ स्टॉक लेते हैं? हम तो ग्रोथ लेते हैं। ग्रोथ लेते हैं। हमने जब वैल्यू लेने की चेष्टा की है तब तक हम रिटायर हट हुए हैं। वो चक्कर में आ जाते हैं कभी, उस ढंग से पैसा बनता नहीं, वो लगता है इतना बना, ऊपर से छूट जाता है, नीचे से थोड़ा हट के आता है। तो रियल पैसा जो बड़ा ट्रेंड जो होता है, मैंने अपनी लाइफ के पैसे ग्रोथ में बनाए हैं। ग्रोथ में प्रिडिक्टेबल है, आपको पता है अगले 10 साल तक क्या होगा, अगले 5 साल तक क्या होगा, तो वो टाइप की कंपनियां लेना ज्यादा अच्छा है। अच्छा, जिसकी मैं बात करूँ पीएफसी है, मेरे को बताइए नहीं लोगों को बहुत सस्ते में है, बट जो सर कह रहे हैं ना कि ये सरकारी कंपनियों में ना पता नहीं कब क्या हो जाए। तो सर आप ये बताइए कि आप ग्रोथ स्टॉक लेते हैं और अच्छी क्वालिटी देखते हैं, अर्निंग देखते हैं, तो हमें बताइए कि लेना क्या है लोगों, मतलब क्या सेक्टर ढूंढे, कैसे, कहाँ आपकी नजर रहती है? नहीं, अगले 2 साल तक डॉलर जो है वो स्ट्रांग रहेगा ग्लोबली और इंडिया के अगेंस्ट में ज्यादा। तो आईटी सर्विसेज ऊपर से बहुत पिटे हुए हैं। अगर आप देखेंगे सब 1-1 साल पुराने पी मल्टीपल पे पहुंच गए हैं। जो पी एक्सपेंशन इनका हुआ था सब वाले लेवल पे, हाँ नहीं 20 के लेवल, 20-21 के लेवल पे पहुंच गए, प्राइस अर्निंग्स के हिसाब से, भाव के हिसाब से नहीं, प्राइस अर्निंग। तो जो इनका पी एक्सपेंशन हुआ था वो पीछे चला गया है। अमेरिका में अगर इनोवेशन होना है, जो होएगा, तो ये आईटी सर्विसेज इंडिया से जो कंपनियां ये अच्छा करेगी। तो ये एक आपका सेगमेंट हो गया। बैंकिंग फाइनेंशियल सर्विसेज में बहुत मुश्किल है। फॉर एग्जांपल अगर आप बैंकिंग में ले रहे हैं तो जैसे बजाज फाइनेंस है, रिकमेंडेशन नहीं है, जैसे आपको बता रहा हूं, तो ये स्टैंडर्ड 15, 17, 18, 20% अगले 5-7 साल तक करता रहेगा, इसमें कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। ऊंच नीच होएगा, प्रॉब्लम होएगी, बट निकल पड़ेंगे, बिकॉज छोटे टिकट के लोन देते हैं 30, 40, 50 हजार के, तो वैसे काम चलता है। लेकिन अगर आप बैंकिंग, आप एसबीआई लेंगे तो एसबीआई को अच्छा करने के लिए पूरे हिंदुस्तान को अच्छा करना है, बिकॉज एसबीआई का ब्रांच हर जगह है। तो आपको पूरे हिंदुस्तान को अच्छा करेंगे तो ऐसे ही आप अच्छे हो जाएंगे, बिकॉज सारा मार्केट बढ़ जाएगा। तो अगर आप स्पेसिफिक ले रहे हैं तो आप ऐसी कंपनियां चुने जिनको अच्छा करने के लिए पूरे इंडिया शायद अच्छा नहीं भी करे तो भी आपकी कंपनी अच्छी कर जाए। तो इस एंगल से देखना चाहिए। तो ये एंगल से अगर आप देखेंगे तो बैंकिंग फाइनेंशियल से 2-4 ले लिए, 1-2 कंज्यूमर से ले लिए, तो इस हिसाब से पोर्टफोलियो बना के रखें। लेकिन वही वाली बात है, ये सब आप किसी को बजाज से यार वो तो ऑलरेडी भर चुका है, अच्छा ये करते करते उसने कभी लिया ही नहीं शेयर, ये तो ऑलरेडी भर चुका है। फॉर एग्जांपल किसी को बोले टाइटन ले लो, मुझे भी महंगा लगता है वैसे अभी, लेकिन कोई बोलेगा ये तो ऑलरेडी भर चुका है। लेकिन अगर आपको 10 साल का व्यू है तो क्या बढ़ा क्या घटा, जब 10 साल में 5 गुना हो रहा है पैसा, तो कुछ बढ़ा नहीं कुछ घटा नहीं। वैसे ये आपका सही है। अच्छा, एक अपने कहा डॉलर से कनेक्ट करिए, छोटे छोटे पॉकेट में जो ग्रोथ करने वाले पूरे भारत को चलाएगा, वो वाली कंपनीज दूर रहने का, वो मतलब अच्छी, ऐसा बुरा नहीं है, लेकिन वो हमारे लिए जैसे आईसीआईसीआई बैंक पूरा इंडिया कॉर्पोरेट सेक्टर अच्छा करेगा तो आईसीआईसीआई अच्छा करेगा। आपको इतना ब्रॉड बेट क्यों लेना है इंडिया के ऊपर? तो उस ढंग से आपको देखना है कि हमारी कंपनियां छोटी हो, स्पेसिफिक लोकेशन में काम करें तो ज्यादा अच्छा है, बजाय कि हम पूरे इंडिया के ऊपर बेट करके रखें कि पूरा इंडिया अच्छा करे तो ही मेरी कंपनी अच्छी करे। यहाँ पे एक छोटा सा ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे ना, तो बसंत सर, स्वागत है आपका मार्केट मेंटर्स में। और आज हम बातचीत कर रहे हैं बसंत माहेश्वरी। मैं ये सवाल सीमेंट के संदर्भ में, क्या सीमेंट के, पेंट के बहुत सारे संदर्भ एक साथ जुड़ रहे हैं इसमें। अचानक से एक नए बड़े जायंट प्लेयर की एंट्री के अनाउंसमेंट हो जाता है, अनाउंसमेंट आ भी जाता है वो। तो जो पुराने दिग्गज है जिन्होंने मल्टीपल में बना के पैसे दिए लोगों को, परसेंटेज में नहीं, 10 गुना, 100 गुना, 50 गुना, क्या उनके इन्वेस्टर को कोई चिंता करनी चाहिए? नहीं, शॉर्ट रन में तो मुझे लगता है प्रॉब्लम है, क्योंकि वो कार्टेल जो चल रहा था अनरिटन टूटेगा नहीं, क्योंकि देखिए है तो सब इंसान, सबके अपने थॉट प्रोसेस होते हैं, कौन किसके पास जाए, कौन किसको पहले फोन करे, कौन कहाँ बैठे कि आओ भाई स्टारबक्स में मिलते हैं कॉफी पीने। तो ये
जो डीलिंग होती है इसमें टाइम होता है, क्योंकि मैं भी बड़ा आप भी बड़े, अब कौन ज्यादा बड़ा ये डिसाइड होते तो अच्छा, ये सर बड़े लोगों के बीच में भी होता है क्या, मैं बड़ा कि सब इंसान है सर। अरे सर ये जो आप धीरे से बात कर रहे हैं ये असली बात है, सब इंसान कंपटीशन होता है। तो वो एक बार होगा कि कौन जाए, कौन बैठे, कौन करे, तो वो एक बार जब सिनेरियो सेट हो जाएगा उसके बाद अच्छा वो नहीं भी हो ना, मार्केट अभी सोच रहा है कि अभी शायद वो कार्टेल नहीं चलेगा। देखिए चाहे आप जितना भी अच्छी कंपनी ले लें, जितनी अच्छी अर्निंग्स है, मार्केट उसके बारे में क्या सोचता है वो प्रिडोमिनेंट रहता है उस दिन के लिए। तो मार्केट अभी सोच रहा है कि पहले इनका सेट हो जाए, सब कुछ बातचीत हो जाए, उसके बाद हम इनको रीरेटिंग करें, तभी आप देखिए सारे सीमेंट स्टॉक्स की पिटाई होगी। लेकिन अगर आपके पास 3 साल 4 साल का व्यू है, सीमेंट एक ऐसा सेक्टर है जहां चाइना से इंपोर्ट का आपको डर नहीं है, जहां आपको ये नहीं है कि गवर्नमेंट एक्सपोर्ट हो जाएगा, गवर्नमेंट को ड्यूटी लगा देगी, टैक्स लगा देगी, और ये बहुत रेगुलेटेड और कंट्रोल्ड सप्लाई के हिसाब से लोग काम किए हैं। हर साल जितनी डिमांड आती है उतनी ही सप्लाई बढ़ती है सीमेंट में, और नया जो प्लेयर आया है उसने ऊंचे पैसे देकर खरीदा है। तो मेरा नहीं मानना है कि वो अंडर कटिंग करेगा। देखिए अंडर कटिंग आप टेलीकॉम में करते हैं, 3 प्लेयर का मार्केट। अब आप बोलेंगे रिलायंस रिटेल में है तो 300 रुपए की शर्ट वो 40 रुपए में बेच देगा, बेच दे 4 दिन में रिलायंस के सारे स्टोर खाली हो जाएंगे, लोग उठा के ले जाएंगे। तो अंडर कटिंग भी उस सेक्टर में होता है जहां आपका मार्केट शेयर बड़ा होता है और जहां पे लगता है मैं अंडर कट करके मार्केट ले सकता हूँ। सीमेंट में अंडर कट करके मार्केट नहीं ले पाएंगे, बिकॉज सीमेंट बहुत लोकलाइज्ड मार्केट है, ट्रांसपोर्ट कॉस्ट प्रिडोमिनेंट रहता है, तो वो हिसाब से देखना चाहिए। और पेंट वाले की यही हालत होगी। पेंट वाले का परसेप्शन इशू है, ये जब पेंट इनका निकलेगा तो उसके बाद क्या होगा, बट मार्केट परसेप्शन में रहता है ना कि एक बार तो सप्लाई आ रही है, एक बार तो कंपटीशन आ रहा है, और मार्केट नॉर्मली स्केप्टिकल होता है। पॉजिटिव और नेगेटिव 50-50 अगर रहा तो बाजार 50 नेगेटिव की तरफ जाएगा, बिकॉज बाजार हर वक्त नेगेटिव स्केप्टिकल रहता है। स्केप्टिकल का हिंदी वर्ड मुझे पता नहीं क्या है, बट आशंकित। हाँ वो भी रहता है कि पता नहीं यार नेगेटिव ही करते हैं। जैसे आदमी होता है तुम हर वक्त उल्टा ही सोचता है, तो हमारा मार्केट ऐसा ही है, वो जनरली उल्टा सोचता है। तो आपने कहा कि आईटी देखो बढ़िया है, और कंज्यूमर वाला में एफएमसीजी आप देखिए बढ़िया है। साथ देखिए क्या है ना, इन्फ्लेशन के कारण इन सबके रॉ मटेरियल बढ़े। अभी 2 दिन से आप लोग ही चला रहे हैं पाम ऑयल सर्किट डाउन। आपको क्या लगता है सस्ता थोड़ी कर देंगे? अरे सर बिल्कुल नहीं कहते, ग्रामेज कम दाम ऊपर, बस और दाम कम हो तो उन्होंने देखी तो ये हजम कर जाएंगे पैसे। आप अगर 20-20 साल में देखिए इनकी एबिटा मार्जिन बढ़ी ऐसे ही बढ़ती है ना, बिकॉज इनका आउटपुट ब्रांड है। सब जो साबुन बेच रहे हैं, हिंदुस्तान यूनिलीवर डव का साबुन बेच रहा है, तो आउटपुट इनका ब्रांड है जिसका दाम घटता नहीं। इनपुट इनका कमोडिटी है जो 20 साल में उसका दाम बढ़ता नहीं है। अगर आप देखें तो आप 20-20 साल के स्ट्रेच पे देखेंगे तो इनका एबिटा मार्जिन बढ़ता है। तो मुझे लगता है कि अभी ये दाम जो बढ़ा लिए हैं, एक बार का पेन ले लिए, अभी दाम घटाएंगे नहीं, ये पैसा ये हजम कर जाएंगे। अच्छा आईटी उसमें दिग्गज के साथ ही रहना है? नहीं, दिग्गज के साथ पैसे नहीं बनेंगे। आपको मिड कैप ही देखना है। आईटी मिड कैप जितनी एलएनटी की सब्सिडरीज है, जितने पिटाई हो गई है, देखिए 40% स्टॉक गिर गया तो और क्या गिरेगा फिर, मतलब और कितना गिरेगा? कोई कंपनी बंद थोड़ी हो रही है। देखिए ये नॉर्मली हम कहते हैं, बट 40% गिरने के बाद इनके पीई लेवल्स जो हैं अब रीजनेबल हो गए, 20 टाइम ट्रेलिंग 25 टाइम ट्रेलिंग हो गए, तो रीजनेबल है। तो मुझे लगता है ये सब टाइप की कंपनी। अच्छा फार्मा में आपने एक शब्द कहा था कि जेनरिक वालों पे दांव लगाना चाहिए, तो जैसे डीवीज लैब, बिल्कुल डीवीज तो भी पिटाई भी है, बट लॉरस लैब नहीं, लॉरस तो मुझे तो आइडिया नहीं, बट डीवीज अगर किसी को 5 ईयर व्यू है तो डीवीज लेना चाहिए। एक एसआरएफ करके कंपनी है, रिकमेंडेशन नहीं है, ये सब टाइप कंपनी। अब उसमें आप बोलेंगे कभी चाइना में ये है वो है, बट 3 साल 4 साल 5 साल का व्यू है तो क्या चाइना क्या जापान, नवीन फ्लोरिन पिटाई भी है ऊपर से। ये सब कंपनियां जो है ये आप देख सकते हैं, बिकॉज बड़े स्केल में ये इनका ग्रोथ फिर भी चलता रहेगा। सर आपने जोमेटो में पैसा लगाए? नहीं, बिल्कुल नहीं लगाया। नहीं, ऑर्डर भी हम स्विगी से ही करते हैं ज्यादा, बिकॉज हमारे वाला फोन बहुत करता है, सर आपका घर का मतलब छोड़ दे भाई। और ये जो पेटीएम में लगाए? नहीं। अरे सर नए वाले इतने आए, आपने किसी में नायका में भी इतने वैल्यूबल हो गए। हम तो नायका में लगाने का सोचते हैं, लेकिन वो भाव ही नहीं आ रहा लगाया। इन सब जितने भाई बहन जितने नए आए ना, तो उसमें नायका जो है ये बेस्ट ऑफ द बेस्ट है, लेकिन भाव अच्छा नहीं, 1400 में अच्छा नहीं। नहीं, मतलब ये क्या भी फायदा नहीं, बट हाँ अगर ये 3 साल बाद भी 1400 मिलता है तो आप ले सकते हैं। मुझे लगता नहीं नायका का भाव गिरेगा, मुझे लगता है भाव स्टेबल रहेगा 2-3 साल तक। तो टाइम करेक्शन जब हो जाए, जी बिल्कुल, तब ले सकते हैं। और ये मैप माई इंडिया, ये बड़ी तारीफ करते हैं। नहीं, ये भी अच्छी कंपनी है, लेकिन ये लंबे एंगल्स के लिए 3 साल 4 साल 5 साल, ये गूगल को रिप्लेस कर रही है, आपके हर जगह इनका वो हो रहा है। बट ये सब ये अच्छा है, मैप माई इंडिया अच्छा है, नायका अच्छा है, ये सब कंपनियां जैसे कंपनियां ये आप देख सकते हैं। वैल्यूएशन की
वैल्यूएशन इज द की। लेकिन आप देखिए 80 का पी में स्टॉक लेकर ना आप सिर्फ ईपीएस की कमाई करेंगे, और अगर खुदा ना खास्ता वो 80 का पी 40 हो गया तो स्टॉक आधा हो जाता है। ओके, ये सेक्टर। अच्छा सर, एक सवाल ये बताइए, एफआई बेचारे यहाँ से भाग, बेचारे क्या मतलब, वो तो स्मार्ट लोग हैं, भागे जा रहे हैं यहाँ से। उनको लगता है कि वहाँ 3.5% ब्याज दर हो जाएगी साल के अंत तक। बॉन्ड के हिसाब से देखें तो और 1.5% मतलब 5% का सिक्योर्ड स्ट्रॉन्ग करेंसी वाला रिटर्न, और इंडिया में रिस्क नहीं, तो एफआईआई वापस अपनी कमाएंगे। मर्जी से नहीं बेचता है मुझे लगता है, बिकॉज एफआईआई भी एक फंड चला रहा है। हाँ। अगर वो फंड चला रहा है जो इसमें अमेरिकन ने $5,000 डाला है और वहाँ 8% का इन्फ्लेशन है और उसको पैसे चाहिए अपनी गाड़ी में तेल भराने को, तो वो रिडीम करेगा, वो एक्स्ट्रा पैसा नहीं डालेगा। तो ये सब कुछ कैलकुलेटिव है, बिकॉज एफआईआई भी हमारे म्यूचुअल फंड्स की तरह है। अगर हम लोग ज्यादा एसआईपी करेंगे तो म्यूचुअल फंड ज्यादा खरीदारी करेगा, अगर इंडियन एसआईपी नहीं करेंगे तो खरीदारी नहीं करेगा। बट हाँ, जब इंटरेस्ट रेट बढ़ता है तो नॉर्मली पैसा वापस, मतलब जहाँ जैसे होता है ना कि आप निकले घर से, जोर से आंधी आया, तूफान आया, बारिश आ गया, आप क्या करते हैं, वापस घर आ जाते हो ना। राइट। तो दुनिया भर में जब भी हलचल होता है, डॉलर एसेट्स वापस डॉलर अमेरिका चले जाते हैं। 2008 में भी यही हुआ, जब भी 2012 में भी यही हुआ। जहां भी हलचल होगी आप बोलते चलो भाई घर वापस चलो, तो सारा पैसा घर वापसी। चले, एक तो ये कि आपको कोई, आप हमारे दर्शकों को कोई टॉपिक बताना चाहें इस डिस्क्लेमर के साथ कि भैया ये रिकमेंडेशन नहीं है, लेकिन वो स्टॉक का नाम लेके बताना चाहें। और दूसरा स्टॉक ही, आपको कोई ऐसा इवेंट, कोई ऐसी चीज लगती है जो ब्लैक स्वान इवेंट हो सकती है इंडियन मार्केट के लिए? नहीं, स्टॉक पिक तो मुझे पता नहीं, मतलब हाँ मैं बोल सकता हूँ कि हमारे पास शायद रिकमेंडेशन नहीं है। बट अगर आपके पास 3 साल का व्यू है तो आप डीमार्ट ले सकते हैं, बहुत स्ट्रांग है। इन्फ्लेशन डिफ्लेशन कोई फर्क नहीं पड़ेगा, महंगा आएगा महंगा बेचेंगे, सस्ता आएगा सस्ता बेचेंगे, डी रिस्क बिजनेस मॉडल है, स्टॉक ऊपर से 40% गिर गया है। और ब्लैक स्वान इवेंट जो है ना, वो अगर हम प्रेडिक्ट कर पाए तो फिर वो ब्लैक स्वान नहीं होता है। मुझे एक ही चीज का डर है, पुतिन का दिमाग कब सरके और कब न्यूक्लियर बटन दबाए, बस। और कोई ब्लैक स्वान इस दुनिया में नहीं है, बिकॉज बाकी पैसे वाले इवेंट सेंट्रल बैंकर्स के पास बहुत पैसे है संभालने को। और कई जन बोलते हैं, एंड करूंगा, कि इतना डेट है दुनिया में, इतना डेट है, फट जाएगा, ये होगा वो होगा। दुनिया में मेजॉरिटी जगह में डेमोक्रेसी है, जहां 4 साल 5 साल में गवर्नमेंट की वापस इलेक्शन होती है। कोई भी गवर्नमेंट अपने टेन्योर में कोई भी बबल फटने नहीं देगी। बबल में लोग हवा भर भर के और बड़ा करेंगे, और कब फटेगा किसी को नहीं पता है। ये भी हो सकता है हमारे जीवन काल में नहीं फटे। तो मार्केट मीटर के आज के इस एपिसोड में फिलहाल इतना ही। बसंत सर ने हमें बहुत कुछ सिखाया कि इस वक्त मार्केट को कैसे अप्रोच करें, किन सेक्टर्स को देखें, कहां पे बाइंग कर सकते हैं, किन